नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, हमने इसके पहले बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है बाकी सारे सेट्स को वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग काफ़ी डिटेल में सब कुछ देखते हैं क्वेश्चन के साथ में, और भी उसके साथ एडिशनल पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, तो जिससे कि आपका जो है साथ साथ में आपका और भी पोर्शन का तैयारी हो जाएगा। और हमने देखिए इस एग्जाम के लिए ऑलरेडी आपको जो है करंट अफेयर्स का और साथ में इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और जो स्टैटिक जीके होता है, तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में इंग्लिश का ही पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं और आप लोग अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं इसको देख के। क्योंकि देखिए, हमने जो बनाया हुआ है तो ये सारे टॉपिक जो भी है तो इस एग्जाम को फोकस करते हुए हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी इस एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 11 का आपका पहला क्वेश्चन है। 10 सेट हमने अब तक ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि चालुक्य टेम्पल, दैट इज दिलवारा जैन टेम्पल के नाम से वैसे बोलते हैं हम लोग, जो कि जैन के टेम्पल है, जो कि दिलवारा में है। तो ये कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो देखिए, ये जो है तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दिलवारा टेम्पल्स या फिर इसको दिलवारा टेम्पल्स भी बोला जाता है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ श्वेतांबर जैन टेम्पल है, जो कि ये माउंट आबू जो है आपका, हम जानते हैं कि राजस्थान का एक ओनली हिल स्टेशन है, तो उससे ये 2.5 किलोमीटर दूर ये लोकेटेड है। तो ये जो है आपका राजस्थान में, और ये फेमस भी है, तो ये आप लोग याद रखने, सिंपल आपसे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज सेटअप एट। तो सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है तो कहाँ पे सेटअप की गई है? तो देखिए, जो सार्क है तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो है बहुत सारे कंट्री का ग्रुप है। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है तो ये नेपाल के काठमांडू में ये सेटअप की गई है, जो कि ये 16 जनवरी 1987 को सेटअप की गई थी। तो राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा इसका। और देखिए, इसका रोल होता है कि जैसे जितने भी सार्क के एक्टिविटीज होते हैं और साथ में जो मीटिंग्स होते हैं, उसके जो सर्विसेज होते हैं, तो उन सभी को कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना, और जितने भी उसके एक्टिविटी होते हैं उन सभी को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो है सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है तो ये सारे चीज करते हैं। और एक साथ में देखिए, ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो रहते हैं सार्क और बाकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहते हैं, तो वो उन सभी के लिए ये वर्क करता है। तो देखिए, जो सार्क आपका है तो ये ग्रुप है आपका, बेसिकली बहुत सारे कंट्री इसमें ग्रुप मेंबर होते हैं इसके। तो कौन कौन से इसके मेंबर है, जो स्टेट्स है इसके, मतलब कि जो कंट्री है इसके, जो कि इसके मेंबर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो इसमें आपका आता है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही, नेपाल है और श्रीलंका है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं कि कौन सा इसमें से जो है सार्क का मेंबर नहीं है। तो आप लोग जो है इनको याद रखना, ये सारे मेंबर है इसके सार्क के। फिर नेक्स्ट देखिए कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड। तो हिमालय के जो आउटर मोस्ट जो रेंज होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, इनको शिवालिक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मैंने आपको जो है जो 3 रेंजेस ऑफ हिमालय जो होते हैं इसके, जो 3 फेज होते हैं इसके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी वाले में। तो देखिए, जो सबसे जो ऊपर का जो, यानी कि आप देखते हैं, अगर ऊपर से आप नॉर्थ से इधर आप आते हैं इधर साइड पे, तो सबसे पहले जो ऊपर जो हिमालय रहते हैं इसको जो है इनको इनर हिमालय बोला जाता है, फिर इनको ग्रेटर हिमालय बोला जाता है, जिनको हाइट के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं इनको। और इनको दूसरे टर्म से बोलते हैं हम लोग इनको हिमाद्री, क्योंकि यहाँ पे हिम यानी कि जो बर्फ यहाँ पे रहते हैं। तो जो इनर हिमालय आपका हो गया, ग्रेटर हिमालय आपके हो गए, तो इनमें से जो है बर्फ से अधिकतर ये पोर्शन ढके हुए रहते हैं। फिर उसके बाद जो बीच का जो लेयर रहता है हिमालय का, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। तो इनसे हिमाचल भी बोला जाता है। और बाकी जो आउटर हिमालय आपका हो गया, यानी कि जो सबसे जो कम हाइट होती है इसकी, तो इनको बोला जाता है आउटर हिमालय या फिर इनको शिवालिक भी बोला जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये सब जो है फॉर्मेशन के बेसिस पे है। तो पहला जो है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, और जो फर्स्ट फेज ऑफ फॉर्मेशन जो हिमालय की हुई थी, तो सबसे पहले इनर हिमालय का हुआ था, और सेकेंड फेज में हुआ था आपका मिडिल हिमालय का, और जो थर्ड और द लेटेस्ट फेज है फॉर्मेशन का, तो वो है आउटर हिमालय का। तो इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है इनको 3 रेंजेस ऑफ हिमालयस में ग्रुप में करके इनको बांटा गया हुआ है। और बेसिकली ये जो है तो हाइट के बेसिस पे भी इनको ये जो है ग्रुप में डिवीजन की जाती है। तो जो इनर हिमालय आपका हो गया, फिर जो ग्रेटर हिमालय आपका जिसे हिमाद्री हम लोग बोलते हैं,
तो इसकी जो एवरेज जो हाइट होती है तो वो लगभग 6100 मीटर के आसपास होती है। और जो इनर हिमालय आपका ग्रेटर हिमालय है तो इसी में बहुत सारे आपको रेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये पर्वत है, तो ये जो है आपका इनर हिमालय का ही ये पार्ट होता है। और इसके साथ साथ में जो माउंट कंचनजंगा है तो ये सारे भी आपके इनर हिमालय फिर ग्रेटर हिमालय की ही कैटेगरी में आते हैं। और वहीं पे हम इम्पोर्टेंट पिक्स की बात करते हैं, जो इनर हिमालय का जो पार्ट है तो इसमें आपका जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया जो कि ये दुनिया का सबसे सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि ये नेपाल में लोकेटेड आपका है। तो इसे जो और भी नाम से बोला जाता है, जैसे सागर माथा इसको बोला जाता है नेपाल में। और इसके अलावा माउंट केटू है आपका, जिसकी हाइट है लगभग 8611 मीटर है। तो इसे गुडविन ऑस्टिन या कागिर भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट पीक है और सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, जो कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये लोकेटेड है। इसके अलावा और भी हाइट है इसमें, जैसे माउंट कंचनजंगा आपका हो गया। इसके बाद फिर और भी आप देख सकते हैं, माउंट मकालू है, माउंट मनासलू है, नंगा पर्वत है जो कि ये लद्दाख का पीओके वाले पोर्शन में है। फिर उसके बाद कैमेट और नंदा देवी है, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पीक्स है जो कि इनर हिमालय का ये पार्ट है। उसी तरीके से मिडिल हिमालय के हम बात करते हैं, तो मिडिल हिमालय इसको जैसे लेसर हिमालय भी बोला जाता है। तो इनकी जो एवरेज जो हाइट रहती है इनकी, तो वो आपका जैसे रहता है इनका दैट इज 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में ये हाइट रहती है इनकी। तो मोस्टली जो हिल स्टेशन जो लोकेटेड है आपके, जैसे डलहौजी, मनाली, शिमला हो गया, नैनीताल, मसूरी या दार्जिलिंग हो गया, तो ये सारे जो है तो ये इन्हीं मिडिल हिमालय के ही रेंजेस में ये लोकेटेड हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आप इंपॉर्टेंट जितने भी आपके हैं तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे जो आउटर हिमालय जो होते हैं, जो कि सबसे ये यंगेस्ट माउंटेन्स होते हैं ये, जिनके फॉर्मेशन हुआ फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो वो जो आपके इनको सिंबॉलिक भी बोला जाता है अदर टर्म्स में। तो जिनकी हाइट होती है तो ये आपका 600 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में ये वेरी करती है। लेकिन ये जो है 650 मीटर से ज़्यादा ये वेरिएशन नहीं होती है इनकी। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है शिवालिक हिमालय का, तो इनमें देखिए फॉल्टी स्क्रैप्स आपको मिलेंगे देखने को, इस तरीके से स्क्रैप्स रहते हैं इसके बीच में, जिसमें कि आपको एंटीक्लिनर कहीं क्रेस्ट मिलेंगे और कहीं पे एंटीक्लिनर आपको हिल्स मिलेंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहते हैं बेसिकली इनमें। नेक्स्ट देखिए कि हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो इंडियन रेनेसेंस के फादर किसे जनरली कंसिडर किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जो है, जो कि ये ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था इंडियन पॉलिटिक्स पे, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और एजुकेशन और साथ में रिलीजन पे भी। तो इन सभी पे जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के चलते इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो राजा राम मोहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज। तो इंडियन पेनिनसुला के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो उस पोर्शन का जो लॉन्गेस्ट रिवर है तो उसका नाम क्या है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दैट इज गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है तो ये देखिए ये नासिक में, नासिक के महाराष्ट्र में वहाँ से ओरिजिनेशन इसकी होती है। और ये लगभग 1465 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, यानी कि जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये जब वहाँ पे जाके फॉल करती है तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वहाँ से वो 1465 किलोमीटर है। तो ये जो है गंगा नदी के बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है इंडिया की। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो वो जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। आप यहाँ पे इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, जो गोदावरी नदी आपका है तो ये जैसे महाराष्ट्र के नासिक से ओरिजिनेशन इसकी होती है। तो इसे जो है पेनिनसुलर रिवर का, पेनिनसुलर इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इनको बोला जाता है। और ये जो है इसे दूसरे नाम से, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी बोली जाती है, क्योंकि गंगा नदी जो है आप जानते हैं कि सबसे लंबी नदी है इंडिया की। और साथ में जो दूसरा जो सबसे लंबी नदी है तो वह है गोदावरी नदी, जो कि ये साउदर्न इंडिया में फ्लो करती है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है दक्षिण गंगा के नाम से भी बोली जाती है। और साथ में देखिए जो गोदावरी आपका है तो ये सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी बनाती है इंडिया में आफ्टर गंगा के बाद। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट नासिक के महाराष्ट्र से होती है। और साथ साथ में देखिए जितने भी और भी फेमस टेम्पल हैं यहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर, तो ये भी जो है गोदावरी नदी के बैंक पे ही लोकेटेड है। और इसके साथ साथ में एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इस नदी पे, जिसका नाम है पोलावरम डैम है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए ये जो है आपका टिश्यू से रिलेटेड, आपका प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं तो उसमें देखिए जो आपका टिश्यू होते हैं तो फाइलम और एक आपका तो जाइलम, तो दो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जाइलम का काम होता है कि ये जो है केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वहीं फाइलम है तो ये फूड और अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये फंक्शन करता है आपका। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बायोलॉजी वाले क्लास में आपको बताया था, तो ये सारे जो है तो ये सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। तो इस तरीके से प्लांट की टिश्यू की यदि हम बात करते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर में भी आपके इसके एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और दूसरा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है। तो वहीं आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर में दो आपका रहता है, दैट इज जाइलम और फाइलम। तो इन दोनों का जो फंक्शंस होती है आपके, तो ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके दो होते हैं, एक जाइलम और दूसरा आपको होता है फाइलम। तो जाइलम का देखिए ये इनका काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना बाकी अदर जो प्लांट्स होते हैं, अदर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनमें। और ये इनका डायरेक्शन जो होता है जाइलम का कंडक्ट करने का, तो ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंडक्ट करते हैं ये। और मोस्टली जो जाइलम आपका रहता है तो ये रूट और स्टेम में ये पाए जाते हैं प्लांट्स के। और वहीं फाइलम की बात करते हैं तो देखिए जो जाइलम जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि वो केवल इसका काम होता है वाटर को न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसप्लांट करने का, तो ये जो है आपका, और इनका काम होता है कि जो फूड और जो अदर सब्सटेंस होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काम करती है। यानी कि आप जानते हैं कि फूड का प्रिपरेशन जो होता है तो आप लिव्स में इनकी होती है, तो लिव्स से बाकी जो अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट के तो वहाँ पे पहुँचाने का काम होता है, यानी कि फूड को पहुँचाने का काम करता है होती है इनकी। और ये जो है दोनों डायरेक्शन में ये काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था जाइलम केवल आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकता है, लेकिन जो फाइलम है तो ये बोथ डायरेक्शन में ये काम कर सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में। और ये जो है रूट्स और साथ में लीव्स में पाए जाते हैं फाइलम की, यदि हम बात करते हैं तो इतना चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो कौन सा इसमें से जो है एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया आपका CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव या फिर रैम आपका दिया हुआ है। तो देखिए इन सभी को आपने देखा भी होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा। तो इन सभी में से CD रोम आप जानते हैं कि आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ में DVD रोम भी आपका है तो इसको भी एक्सटर्नली आप लगा सकते हैं। और पेन ड्राइव भी आपका तो एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो कि आप इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। लेकिन जो रैम आपका रहता है तो ये कंप्यूटर के अंदर में ही इनबिल्ट रहती है, और ये आपका जैसे इंटरनल स्टोरेज डिवाइस का एक कैटेगरी आपका है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो आपका, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि आपका एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये कंप्यूटर में ही इनबिल्ट रहता है और बिना रैम के जो है कंप्यूटर आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। तो जो एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए ये जो है तो ये रवात भाटा में है ये, और इसको जैसे रवात भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि राजस्थान में आपका है। और ये एकमात्र इंडिया का जो है पहला ऐसा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि ये पहला बार मतलब कि था कि ये ऑपरेट किया था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द साहित्य एकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर द बेस्ट राइटिंग इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो देखिए जो साहित्य एकेडमी अवार्ड है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये किस फील्ड में जाती है। तो ये जो है आपका ये लिटरेचर के फील्ड में ये दी जाती है। तो ये जो है कितने इंडियन लैंग्वेज में प्रदान की जाती है। तो देखिए ये जो है तो इंडिया 24 लैंग्वेज में दी जाती है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें देखिए जितने भी मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो लिटरली जो लिटरेचर होती है, जो कि एक साल के अंदर में जितने भी राइटर्स होते हैं तो उन सब में से सबका सिलेक्शन किया जाता है और किसी एक को इसमें दी जाती है, जिनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है लिटरेचर के फील्ड में। और देखिए ये जो है 24 लैंग्वेजेस में ये दी जा सकते हैं ये। तो जिसमें कि आपका 22 लैंग्वेज जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो 8 शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं वो तो है ही। इसके साथ में इंग्लिश और राजस्थानी ये साथ मिला के आपका हो गया टोटल 24 हो गया। तो इन सभी लैंग्वेजेस में जो है दी जाती है साहित्य अकेडमी अवार्ड, हर साल दी जाती है, जो कि आपका ये रिलेटेड आपका है लिटरेचर से है। तो इसको भी आप लोग याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि किस फील्ड में दिया था। तो ये लिटरेचर के फील्ड में दी जाती है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट देखिए कि राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर द आर्टिकल।
तो राइट टू प्राइवेसी जो है तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आती है? तो देखिए ये जो है आपका, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर में ये आती है। तो ऑप्शन 3 इसका आपका करेक्ट आंसर इसका यह हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने देखिए इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो राइट टू प्राइवेसी आपका है आर्टिकल 21 के अंदर में ही इंसर्ट किया था इसी को, जो कि ये इंडिया का जितने भी सिटीजन्स होते हैं यहाँ पे, तो उनका जो राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी होती है तो उसी का ही एक हिस्सा होती है। तो ये आपको डाल दिया गया है, मतलब कि जैसे ये भी एक फंडामेंटल राइट बन गई है, राइट टू प्राइवेसी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, दैट इज आर्टिकल 21 में ही इसे जो है इंसर्ट किया गया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस सेट के, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के मंग भी वीडियो को शेयर करते रहना। और साथ में हमने ऑलरेडी पीडीएफ जो है आपके लिए बना दिया है इंग्लिश का, इसके साथ में करंट अफेयर का और इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स के। तो उनको जो है आप लोग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।